स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कुछ? यस मैम। हाँ, तो ठीक है। हम लोग जो पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, पब्लिक एजुकेशन, ठीक है। कल हम लोगों ने बहुत सारी डिटेल देख ली थी। आज हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी, वो भी जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। एनसीईआरटी आपका सीबीएसई कल हम लोगों ने देख लिया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब कल हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एनसीईआरटी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। और ये जो काउंसिल था, ये 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है वो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। और एनसीईआरटी जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और जिसके डायरेक्टर जो है उसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। और इसका जो जितना भी खर्चा है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो है इसका खर्चा वहन करती है सामूहिक रूप से, ठीक है। और ये जो है दिस द काउंसिल वाज फॉर्म बाय मर्जिंग 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अब ये नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? पहला तो है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दूसरा आपका है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, तीसरा है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, चौथा आपका है द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, फिफ्थ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, सिक्स्थ द नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर, और सेवेंथ है आपका द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, ठीक है। अब ये जो हम लोगों का एनसीईआरटी का जो गठन किया गया है, ये आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है, ये फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, ठीक है। यानी कि आपका स्कूली शिक्षा को किस तरह आप उसको बढ़ाएंगे, इसको ये देखता है। इसका हेड ऑफिस है अरविंदो रोड, नई दिल्ली, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एनसीईआरटी है, एट प्रेजेंट इसके 17 मुख्यालय हैं। द हेड ऑफ which is called field advisor. The work of office is to look after state. Its organization is constituted at 3 level. इसके 13 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, और इसका जो मुख्य काम है उसको एडवाइजरी देना, और जितने भी स्टेट है उनके जितने भी वहां पे ऑफिस बने हैं उनको उनका ख्याल रखना। तो उसके 3 लेवल है, एक है जनरल बॉडी, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव कमिटी, और तीसरा आपका है काउंसिल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो जनरल बॉडी है वो क्या है। तो जो जनरल बॉडी है उसके जो चेयरमैन है आपके यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलप मिनिस्टर, ठीक है, ये इसके चेयरमैन होते हैं। फिर जितने भी शिक्षा मंत्री हैं आपके राज्यों के, वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपके चेयरमैन ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और कुछ सदस्य होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नामित होते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कमिटी, यानी जो कार्यान्वयन करेगी, उन कमेटी में कौन कौन होते हैं। जो कार्यान्वयन समिति है उसके अध्यक्ष होते हैं यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, उसके वाइस चेयरमैन होते हैं स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ यूनियन। फिर एक होते हैं सेंट्रल एजुकेशन के सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ यूजीसी, फिर आपके डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी, और इसके अलावा 4 आपके नॉमिनेटिव मेंबर्स होंगे, जिसमें कि टीचर्स रिप्रेजेंटर, ठीक है, और 2 आपकी शिक्षाविद होते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है काउंसिल। काउंसिल जो है आपका हाईएस्ट ऑफिसर, उनके जो होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट
के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है 5 साल के लिए। इसके अलावा वहां पे एकेडमिक स्टाफ होते हैं, जितने भी एकेडमिक सेक्शन है उनको उनकी देखभाल के लिए, और उन एकेडमिक स्टाफ के लिए एक सपोर्ट ऑफिस स्टाफ भी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एम्स है आपके एनसीईआरटी का, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, उसका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है टू डिटरमिन द फॉर्म एंड लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि आपका जो जितने भी स्कूली शिक्षा के जितने भी स्तर हैं उनके बारे में आप जो है अपने सुझाव देंगे या उनको देखेंगे। फिर आपके स्कूल एजुकेशन के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए हर स्तर पर, ठीक है, उसको जांचना और उसका पता लगाना। इसके अलावा उनके करिकुला, यानी कि जो आपकी पाठ्यचर्या है उसको कैसे बनाया जाएगा वो देखते हैं। इसके अलावा आप लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी अपनी किताबें निकालता है, तो वो टेक्स्ट बुक भी प्रिपेयर करते हैं अलग अलग स्तरों पे स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या काम है, टू डेवलप मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये जो है शिक्षण विधियों का भी निर्माण करते हैं अलग अलग स्कूली स्तरों के लिए। इसके अलावा टू प्रिपेयर साइंस किट्स फॉर साइंस एजुकेशन इन साइंस स्कूल, जो आपका विज्ञान किट है उसका भी निर्माण किया जाता है। इसके अलावा टू डेवलप ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया, ठीक है, उसको भी ये देखते हैं। और इसके अलावा जो शिक्षकों के सामने या जो आपके स्कूल के सामने जितने भी समस्याएं आती हैं उनको देखना और उनका समाधान करना। इसके अलावा क्या काम है, टू गैदर डिफरेंट डाटा परटेनिंग टू स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल एजुकेशन के संबंध में जो भी आप डाटा है उसको एकत्रित करते हैं आपके शिक्षक शिक्षा के संबंध में, और उसको ये लोग पब्लिश भी करते हैं, ठीक है। फिर टू अंडरटेक टैलेंट सर्च टेस्ट एंड एडमिशन टेस्ट फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय, तो जो आपका एनसीईआरटी है वो आपका टैलेंट सर्च टेस्ट और जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसका एडमिशन टेस्ट भी लेता है। इसके अलावा क्या काम करते हैं, टू डेवलप करिकुला फॉर स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग जो इन सर्विस है और जो प्री सर्विस जो टीचर्स हैं उनके लिए पाठचर्या का निर्माण करते हैं और उनके लिए रिफ्रेशर्स कोर्स का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इसके अलावा वो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं प्रौढ़ शिक्षा में, है ना, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट इन द फील्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट इन द नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम, जो आपका राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा के अलावा जो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें ये तकनीकी सुझाव देते हैं। फिर आप तकनीकी सुझाव देते हैं जो राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा है उसके आधार पे जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उसमें आप अपने तकनीकी सुझाव देते हैं। इसके अलावा टू एडिट एंड पब्लिश जर्नल्स regarding school education, population education, environmental education, adult education and teacher education, ये जो है अपने एनसीईआरटी अपना जर्नल्स निकालती है जिसमें स्कूली शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के बारे में बताया जाता है, उनके पेपर्स रहते हैं। फिर इसके बाद टू प्रिपेयर सॉफ्टवेयर फॉर स्कूल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन एंड प्रोपागेट इट देम, यानी कि एक सॉफ्टवेयर का भी निर्माण करती है स्कूली शिक्षा के संदर्भ में, आपके जनसंख्या शिक्षा के संदर्भ में, पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में, प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में और शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में। अब हम लोग देखते हैं कि जो एनसीईआरटी है उसके क्या कौन कौन से विभाग है, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला जो आपका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्री स्कूल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। दूसरा आपका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब,
ठीक है, नॉन फॉर्मल शिक्षा के लिए। और जो शिक्षा अनुसूचित जाति और जनजाति की देखती है, उसका भी एक विभाग वहां पर है। फिर एक विभाग है महिला स्टडीज के लिए, वुमेन स्टडीज के लिए। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है आपका सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के लिए, आपकी ह्यूमैनिटीज एजुकेशन जो आर्ट की शिक्षा है उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, वहां पे एक साइंस और मैथमेटिक्स का भी डिपार्टमेंट है एनसीईआरटी का। ठीक, इसके बाद और क्या है, नवोदय विद्यालय सेल है, वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, काउंसलिंग एंड गाइडेंस है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड फील्ड सर्विसेज है। इसके अलावा वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, सर्वे एंड डाटा प्रोसेसिंग है। फिर एक विभाग है जो कि प्लानिंग करता है, प्रोग्रामिंग और मॉनिटरिंग करता है आपके मूल्यांकन पद्धति का, कि कैसे मूल्यांकन करना है, आपको ग्रेडिंग है कि डिवीजन सिस्टम है, इसके बारे में। इसके अलावा जो है वहां पे एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन कमिटी है, एक आपका पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी है और एक आपका इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट भी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो एनसीईआरटी के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला इंस्टीट्यूट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, दूसरा आपका इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तीसरा आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन राई। ठीक है, फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये सारे जो है इनके संस्थान हैं। फिर आप देख, नेक्स्ट है आप जो है एनसीईआरटी का स्कूल एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। तो पहला योगदान तो ये है कि दिस काउंसिल मॉडिफाइज द एम ऑफ स्कूल एजुकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्रिपेयर द कोर करिकुलम अकॉर्डिंगली। यानी कि जो है समय के अनुसार जो है ये जो आपकी एनसीईआरटी है वो जो आपकी शिक्षा के उद्देश्य है उसको मॉडिफाई करती है और आपका पाठ्यचर्या को निर्माण करती है। ठीक है, एनसीईआरटी जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप देख रहे हैं कि एक ही जैसा पाठ्यचर्या उसका चलता है। दिस काउंसिल प्रिपेयर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एज पर द करिकुला फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा आप देखते हैं एनसीईआरटी अपनी किताबें बनाती है अलग अलग स्कूली स्तर के लिए, अलग अलग क्लासेस के लिए। इट एक्वेंट्स द टीचर विद द न्यू टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन एट स्कूल लेवल। यानी कि ये जो शिक्षक है कौन कौन सी नई शिक्षण इवैल्यूएशन की कौन कौन सी नई तकनीकी है स्कूली स्तर पे, वो उसको भी बताती है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है स्कूल लेवल पे। ठीक है, और उनका ब्रॉडकास्ट भी करती है। तुम लोगों ने टीवी में देखा होगा कि एनसीईआरटी के प्रोग्राम्स दूरदर्शन पे चलते हैं। फिर इसके अलावा जो है ये एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराती है जवाहर नवोदय विद्यालय के। फिर आपका टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है। इसके अलावा इट गैदर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्कूल एजुकेशन एंड प्रोपागेट देम। ठीक है, ये सारे काम जो है एनसीईआरटी के द्वारा किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी का जो है टीचर एजुकेशन में इसका क्या योगदान है। तो पहला जो है ये एम्स तय करती है टीचर एजुकेशन का। आपका पूर्व प्राथमिक स्तर पे क्या आपका उद्देश्य होगा, प्राथमिक स्तर पे क्या उद्देश्य होगा और आपका माध्यमिक स्तर पे क्या शिक्षा का उद्देश्य होगा, टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद इट कंस्ट्रक्ट्स करिकुला फॉर स्कूल टीचर एजुकेशन ऑफ ऑल लेवल। यानी सभी स्तरों पे, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे पूर्व प्राथमिक स्तर हो, उसके लिए ये पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। ठीक है, फिर इट अरेंजेस फॉर प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन थ्रू रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये जो प्री सर्विस पूर्व सेवारत और जो आपका सेवारत में जो शिक्षक है जो सेवाएं दे रहे हैं अलग अलग संस्थानों में, उनके लिए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन राई अजमेर में है और 4 जगह हैं। तो वहां पे जो है इनका ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है। इसके अलावा इट अरेंज सेकेंडरी वोकेशनल एजुकेशन एंड सेकेंडरी वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग थ्रू पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल वोकेशनल
एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल वोकेशनल एजुकेशन है। तो यहाँ पे जितने भी वोकेशनल एजुकेशन है वहां पे उसकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा इट कंडक्ट continuous research work in the field of method of teaching and acquaints pre-service and in-service teacher with the latest method of teaching and technology developed in the country and abroad। यानी कि वो रिसर्च वर्क को बढ़ावा देती है, चाहे वो प्री सर्विस टीचर हो चाहे वो इन सर्विस टीचर हो। मेथड्स ऑफ टीचिंग नए नए उसको उसका विकास करती है। ठीक है, मतलब भारत में भी और विदेशों में भी। इट डेवलप्स न्यू टीचिंग एड एंड ट्रेन्स टीचर फॉर देयर यूज। नए आपका टीचिंग एड जो है यानी टीएलएम जो है इसको बनाने के लिए प्रेरित करती है और ट्रेनिंग देती है शिक्षक को। इट ट्रेन्स स्कूल टीचर इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। ये जो है आपके शिक्षकों को शैक्षिक और व्यवसायिक गाइडेंस निर्देशन के लिए भी प्रशिक्षित करती है। इसके अलावा एनसीईआरटी का काम है, ये जो है जितना भी एंटायर आउटलाइन है आपके टेक्स्ट बुक का पॉपुलेशन एजुकेशन के, उसके उद्देश्यों को और उसके पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। इसके अलावा एनसीईआरटी इट अंडरटेक्स न्यू एक्सपेरिमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो आपके गवर्नमेंट पॉलिसी, जो आपकी सरकार ने जो नीतियां बनाई गई हैं वो उसमें समय अनुसार जो है उसको परिवर्तन उसमें लाती रहती है, मतलब अपने नए नए पॉलिसीज के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट करती रहती है। इसके अलावा इट गैदर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन एंड प्रोपगेट देम। टीचर एजुकेशन से संबंधित जितने भी डाटा है वो उसको कलेक्ट करती है, ठीक है, और उसको आगे संवर्धन करती है, उसको आगे बढ़ाती है। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन, अनुसंधान एवं सर्वेक्षण का काम करवाना एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा विद्यालय शिक्षकों के लिए उच्च शिक्षा, उच्च स्तर में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एनसीईआरटी का काम है। फिर शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना, ये भी एनसीईआरटी का काम है। विद्यालय में उच्च शैक्षिक प्रविधियों एवं व्यवहार
अब हम लोगों ने एनसीईआरटी जो है उसके बारे में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन से आप लोग परिचित होंगे। इसकी अगर स्थापना की हम लोग बात करें तो ये नवंबर 1962 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्माण किया था। और ये खासकर उन लोगों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल या केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाया गया था जिन लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, तुम लोग जैसे जानते हो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ऐसे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है जहां पे हर साल जो है लोगों का बीच में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एम्प्लॉयज के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, यानी कि उनकी शिक्षा, जैसे 20 सेशन में ही ये लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, कभी अक्टूबर में हो गया, नवंबर में हो गया। तो अगर 20 सत्र में अगर किसी का ट्रांसफर हो जा रहा है तो ऐसे में उनके बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसके चलते जो है सेंट्रल स्कूल का या केंद्रीय विद्यालय संगठन का निर्माण किया गया। तो जो आपका केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है, इसकी जो स्थापना की गई थी प्रारंभिक दौर में 1963-64 में 20 जो आपके रेजिमेंट स्कूल थे उनको जो है भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और उसको जो है केंद्रीय विद्यालय के रूप में उसको रूपांतरित कर दिया। और 1 फरवरी 2000 अगर 11 की हम लोग बात करें तो हमारे पूरे देश में लगभग 1667 जो है केंद्रीय विद्यालय थे, जिसमें 3 विदेशों में है। एक आपका काठमांडू में है, एक आपका मॉस्को में है और एक आपका तेहरान में है। तो ये जो है पूरी तरह से इसका जो वित्त देती है, फाइनेंस देखती है, वो आपका इंडियन गवर्नमेंट देखती है। तो इसके साथ ही जो केंद्रीय विद्यालय जो बनाए गए हैं उसमें जितने भी जरूरतमंद लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटीज भी दी जाती है। तो ये जो आपके केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं उसकी विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता तो ये है कि यह विद्यालय जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो केंद्र सरकार की जो कर्मचारी हैं उनका बीच सत्र में अगर ट्रांसफर हो जा रहा है तो उनके बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, वो कहीं दूसरी जगह पे अपना सेंट्रल स्कूल में एडमिशन उन बच्चों का हो जाता है और वो वहां पे अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और हम लोग सेंट्रल स्कूल के बारे में ये भी जानते हैं कि ये विद्यालय जो है को एजुकेशन है और ये जो है आपका सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय का स्टाफ है और जो आपके एससी और एसटी स्टूडेंट्स हैं इनसे किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है और छात्राओं के मामले में भी जो है आपका शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। और भारत सरकार ने जो है अभी फिलहाल जो है केंद्रीय विद्यालय को एक स्मार्ट स्कूल के रूप में इन लोगों ने कहा है कि इसको हम लोगों को विकसित करना चाहिए। तो वर्तमान में जो है भारत सरकार ने 31 केंद्रीय विद्यालयों की पहचान की है, जिसको ये लोग चाहते हैं कि वहां पे जो है आईटी मल्टीमीडिया के माध्यम से वहां पे पढ़ाया जाए और स्मार्ट स्कूल इसको बनाया जाए। तो जिसके लिए इन लोगों ने 25-25 लाख रुपए भी दिए हैं। ठीक है, अब उसी तरह जो है आपकी नवोदय विद्यालय समिति भी है। केंद्रीय विद्यालय समिति जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई थी जो, और ये जो दूसरी आपकी नवोदय विद्यालय समिति है ये जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उन्होंने सिफारिश दी थी कि जो है आप नवोदय विद्यालय स्थापित करिए। तो 1985 और 1986 में 2 नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई थी और 2009 तक जो है इसमें 576 नवोदय विद्यालय हो चुके हैं, जिसमें कि लगभग 2 लाख छात्र जो है वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो नवोदय विद्यालय जो है अपनी माध्यमिक स्तर तक शिक्षा देता है। तुम लोग जैसे कि जानते हो कि नवोदय विद्यालय पूरी तरह से रेजिडेंशियल स्कूल है। वहां पे क्लास 6 में नवोदय विद्यालय समिति जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट कराती है
और उस एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। और ये जो नवोदय विद्यालय मेनली खोले किसके लिए गए हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे छात्र हैं जो बहुत ही प्रतिभावान है, प्रखर है, मेधावी छात्र हैं, उनके लिए 75% जो है आरक्षण दिया जाता है और 25% आरक्षण जो है वो शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए है। तो इनका जो चयन है वो जैसे कि बताया गया है कि वो नवोदय विद्यालय संगठन जो एग्जाम कराता है उसके माध्यम से कराया जाता है, और उसमें 1/3 जो सीट्स है वो लड़कियों के लिए रिजर्व रखी गई है। तो जो भी हिंदी भाषी स्कूल के छात्र जो है वो हिंदी भाषी इलाके के विद्यालय में जाके एक सत्र की पढ़ाई करते हैं बीच में, यानी कि वो एक सत्र जो है उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। और ये कोएड है और रेजिडेंशियल स्कूल है। ठीक है। उसी प्रकार जो है एक राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान NIOS है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, या जिसे हम लोग पहले जो है नेशनल ओपन स्कूल के नाम से भी जानते हैं, ये भी जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड के अधीन 1978 में NOS या NIOS जो है इसमें मुक्त शिक्षा यानी ओपन एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसने भारत में एक स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली का रूप ले लिया है। और इस NIOS में लगभग जो है 1 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट हो चुका है। और ये कह सकते हैं कि ये वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े मुक्त संस्था के रूप में NOS या NIOS उभरा है। ये जो संस्था है वो अपने 5 विभाग, उसके मतलब 5 विभाग है और यूनिट है। इसके साथ जो है इसके 11 क्षेत्रीय रीजनल सेंटर्स है, जिसमें कि एक हैदराबाद में है, दूसरा आपकी कोलकाता में है, तीसरा जो रीजनल इंस्टीट्यूट है वो आपका दिल्ली में है, चौथा रीजनल इंस्टीट्यूट आपका पटना में है, और पांचवा जयपुर, छठा भोपाल, सातवां गुवाहाटी में, आठवां पुणे में, नौवां चंडीगढ़, 10वां इलाहाबाद और 11वां आपका कोची में है। ठीक है। उसी के तर्ज पे अब अगर हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करें तो विश्वविद्यालय आयोग यानी UGC का भी गठन किया गया था, जो कि आपने पढ़ा होगा कि राधा कृष्ण कमीशन जो कि 1948-49 में बना था, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करें। तो जिसके आधार पे 28 दिसंबर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद संसद में एक अधिनियम बना और इसे 1956 को एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो जो आपका UGC है आखिर उसमें कौन कौन होते हैं? एक तो आपके अध्यक्ष होते हैं, एक आपका सचिव होता है, 9 दूसरे सदस्य होते हैं, जिसमें 9 सदस्यों में से 3 जो सदस्य होते हैं वो 3 विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, 4 जो है प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होते हैं, और 2 केंद्रीय सरकार द्वारा जो है मनोनीत सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा जो है यहाँ पे उपाध्यक्ष का भी पद आपका क्रिएट कर दिया गया है। तो जैसे कि नाम जान रहा है विश्वविद्यालय शिक्षा अनुदान आयोग, तो ये जो आयोग बना है वो क्या काम करेगा? तो सबसे पहले इसका काम है विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के स्तर में समानता रखना तथा उच्च शिक्षा के संबंध में केंद्र को परामर्श देना, यानी कि विश्वविद्यालय में जो भी उच्च शिक्षा दी जा रही है वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही जैसा हो, और हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अपने सुझाव देती है। इसके अलावा जो केंद्रीय है आपके या राज्य आपके विश्वविद्यालय है या केंद्रीय विश्वविद्यालय है या आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें जितने भी फाइनेंस की आवश्यकता है उसको पूरी तरह से उसको देखती है, उनको ग्रांट देती है। ठीक है। और उनके अनुदान नीति को भी ये लोग निर्धारित करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अलावा आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कैसे आपका एग्जाम कंडक्ट कराना है, आपके रिसर्च का स्तर किस प्रकार से आप ऊंचा उठा सकते हैं, इसके लिए भी ये सलाह देती है। फिर विश्वविद्यालय में परीक्षा, फिर आपका पाठ्यक्रम कैसा हो, आपके रिसर्च के संबंध में वो सारी सूचनाएं वो
एकत्रित करती है। इसके अलावा नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करने में और जो पुराने विश्वविद्यालय है उसको कैसे उसका विस्तार किया जाए, उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके संबंध में भी वो अपना सुझाव व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये भी आपका हो गया। तो इसके साथ ही जो हमारा भारत में सार्वजनिक शिक्षा हेतु जो आपका नीतिगत जो ढांचा था वो आपका खत्म होता है। कल हम लोग नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। थैंक यू। Thank you, ma'am.